चले नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसका नाम है लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूलिंग एलिट्स। देखते हैं। From early centuries of common era, we find grants of land being made. These land grants were recorded in inscriptions either in stone or copper plates mostly. Most of these grants were to religious institutions और ब्राह्मण्स। तो जो कॉमन एरा है यानी कि आपका बिफोर क्राइस्ट की जो बातचीत होती है, बिफोर क्राइस्ट के बाद से जो फेज शुरू होता है जिसको हम लोग कॉमन एरा कहते हैं, इसकी शुरुआती शताब्दियों में पहली दूसरी तीसरी शताब्दी आते आते हमको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि जमीन का दान जो है अब किया जाने लगा है। शुरुआती फेज में हमने क्या देखा, कॉमन एरा शुरू हो रहा है या उसके पहले की जो कुछ एक दो शताब्दियां हैं, यहां तक हमको ये देखने को मिल रहा है कि जमीन एक अपने आप में बहुत क्रूशियल फैक्टर बन गई है। जमीन के ऊपर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मनुस्मृति जैसी किताब ये बता रही है कि जमीन के विवाद अवॉइड करने के क्या तरीके हैं या सुलझाने के लिए किन बातों को देखना चाहिए। तो जमीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। मगर कॉमन एरा शुरू होने के शुरुआती जो आपकी सेंचुरीज है, पहली दूसरी तीसरी शताब्दी आते आते हमको साथ ही साथ ये भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि जमीनों के ग्रांट या दान जो है वो किए जाने लगे। जाहिर सी बात है, कोई छोटे मोटे आदमी तो ये दान किया नहीं करते थे। प्रोमिनेंटली जमीनों का जो दान है वो या तो राजाओं के द्वारा किया जा रहा था, या राजाओं के जो सामंत हुआ करते थे, उनके जो माथत काम करने वाले बड़े ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा किया जा रहा था, या फिर बहुत रिच और वेल्थी मर्चेंट्स जो श्रेणीज के आपके प्रमुख हुआ करते थे उनके द्वारा लैंड ग्रांट्स किए जा रहे थे। एंड हमको इन लैंड ग्रांट्स के बारे में क्यों पता है, इसी टाइम पीरियड पे ये शुरू हुए, इसी वक्त में जो ये सारी चीजें की जा रही थी। इसकी वजह यह है कि इस फेज में ये जो लैंड ग्रांट्स होते थे, जमीनों का जो दान किया जाता था, इसके बकायदा शिलालेख बनवाए जाते थे, इंस्क्रिप्शंस पर इनको रिकॉर्ड किया जाता था। या तो इनके इंस्क्रिप्शंस जो है पत्थर पे बनवाए जाते थे, या अगर पत्थर नहीं तो इस वक्त तक एक और चीज ट्रेंड में आ गई थी कि कॉपर की जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर ये दान पत्र जो है पूरा का पूरा छपवाया जाता था, जिसमें रिकॉर्ड किया जाता था कि इस तारीख को इस वक्त पे ये राजा ने, इस व्यक्ति ने इन लोगों को या इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ये जमीन जो है दान दी है। इस तरीके से बकायदा उसका जो है पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमको देखने के लिए मिलता है। ज्यादातर इस तरीके के जो लैंड ग्रांट्स किए गए हैं, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जमीन का दान जितना भी किया जा रहा है, शिलालेख पत्थरों पे भी मिले हैं उसके, नो डाउट अबाउट दैट, मगर ज्यादातर जो दान किया जा रहा है वो कॉपर की प्लेट्स के ऊपर उसका जो है इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड करवाया जाता था। फोटोग्राफ भी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी अभी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर होती है, हमको दिखती है। तो ध्यान रखने वाली बात है, ऐसे तो इंस्क्रिप्शन राजाओं ने खूब खुदवाए थे, इसके बाद में भी हमको इंस्क्रिप्शन खूब देखने को मिले हैं, मगर जमीनों का जो दान है उसके इंस्क्रिप्शन को प्रोमिनेंटली, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ही हो रहे हो, मगर ज्यादातर जमीनों का जो दान है वो कॉपर की प्लेट्स के ऊपर इंस्क्राइब करवाया जाता था, कॉपर की प्लेट्स के ऊपर उनको खुदवाया जाता था। एंड ज्यादातर इस तरीके के जो जमीनों के दान है वो हर किसी को किए भी नहीं जाते थे। प्रोमिनेंटली ये दान या तो किसी धार्मिक संस्थान को, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे मठ वगैरह होते हैं, या फिर कोई गुरुकुल चल रहा है उनको दिए जाते थे, या फिर ब्राह्मणों को जो है ये दान किया जाता था। ये अपने को ध्यान रखना है, लैंड ग्रांट प्रोमिनेंटली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस या ब्राह्मणों को किया जा रहा था। फोटोग्राफ देखिए आप, जैसे यहाँ पे कॉपर के ये जो ताम्र पत्र है इनके ऊपर ये इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस वगैरह खुदवाए जाते थे, और ये सारे जो भी आप बात लिख रहे हो, कई सारे ऐसे कॉपर प्लेट्स में लिखकर उनको इस तरीके से एक उसमें छेद कर कर उनको ऐसे बांध दिया जाता था एक मेटल के टुकड़े की मदद से या मेटल के पीस की मदद से। अब इसमें जो है पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था कि किसने किसको दान दिया है, किस तारीख को दान दिया है, एंड किस लिए दान दिया गया है, कौन सा इलाका दान दिया गया, इस तरीके से। तो ये इंस्क्रिप्शंस वगैरह खुदवाए जाते थे। अब ये ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस जो हमको मिलते हैं शुरुआती जो कॉमन एरा के बाद की सेंचुरीज है, पहली दूसरी तीसरी चौथी शताब्दियों की बात की जाए तो इस टाइम पीरियड तक ये इंस्क्रिप्शंस प्रोमिनेंटली संस्कृत में है। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन जो हमको देखने को मिले हैं वो संस्कृत में है। लिपि अलग हो सकती है, स्क्रिप्ट पे अपन ने पहले भी बात करी है कि स्क्रिप्ट अलग हो सकती है, मगर जो भाषा है यहाँ पे प्रोमिनेंटली संस्कृत इस्तेमाल में ली जाती थी। 7वीं शताब्दी कॉमन एरा आते आते मगर यहाँ पर भी एक बदलाव देखने को मिलता है कि जो इंस्क्रिप्शन की शुरुआती 2-3 लाइनें हैं वो संस्कृत में होती थी, कोई श्लोक उसमें लिखा हुआ होता था, और उसके बाद की जो बातचीत सारी है वो लोकल लैंग्वेज में है, जैसे तेलुगु हो गई या तमिल हो गई, इस तरीके से। तो ये भी अपने को याद रखना है, लैंड ग्रांट्स शुरुआती जो आपके अर्ली सेंचुरीज है कॉमन एरा की, उसमें देखने को वहां से हमको नजर आता है। एंड शुरुआत में ये जो लैंड ग्रांट्स किए जाते थे संस्कृत भाषा में इनका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। 7वीं शताब्दी से मगर इसमें बदलाव हुआ है। 7th सेंचुरी से एक बड़ा प्रोमिनेंट चेंज आता है। क्या चेंज आता है, शुरुआती जो कुछ पंक्तियां हैं, कुछ जो लाइंस वगैरह हैं वो संस्कृत में लिखी जाती थी, और रेस्ट ऑफ द जो भी बातचीत है वो तमिल और तेलुगु में की जाती थी। इसका आज एक कंटेम्प्रेरी एग्जांपल भी हम उठा सकते हैं। शादी के जो कार्ड छपते हैं, कभी भी नोटिस करिएगा उनके ऊपर 2 लाइनें या 3 लाइनें जो है वो संस्कृत का श्लोक लिखा रहता है। प्रोमिनेंटली वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा ये वाला जो श्लोक है वो लिखा रहता है, भगवान गणेश की एक तस्वीर बनी रहती है। और उसके बाद अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र में हो तो
बात हिंदी में लिखी हुई है, कई लोग इंग्लिश में भी छपवाने लगे हैं कार्ड आजकल। दूसरी जो भाषाएं, मराठी हो गई, गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम, बंगाली हो गई, वो अपनी भाषाओं में लिखवाते हैं। तो ये ट्रेंड आज तक अपने को देखने को मिलता है कि कुछ जो आपकी शुरुआती लाइन या एक दो श्लोक हैं वो भगवान गणेश की वंदना या इस तरीके की चीजें वो संस्कृत में छपी हुई हैं, बाकी जो भी बात है वो आप अपनी भाषा में करते हो। तो वही ट्रेंड अपने को यहाँ भी देखने को मिलता है। 7वीं शताब्दी से जो जमीनों का दान किया जा रहा है उसके इंस्क्रिप्शन संस्कृत, पूरी तरह से संस्कृत में ना होके कुछ पर्टिकुलर जो शुरुआती पार्ट है, जो कुछ श्लोक हैं या कुछ बातें हैं, वो ईश्वर का को जो इन्वोक करना है, ईश्वर को याद करना है, वो सारी चीजें संस्कृत में है। और उसके बाद का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो या तो तमिल भाषा में है या फिर तेलुगु भाषा में हमको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे भी प्रोमिनेंटली एक रूलर हुई हैं जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता। उन्होंने जो जमीनों का दान किया है उसके हमारे पास में बड़े रिच रिकॉर्ड्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में या इस हेडिंग में, जिसका नाम है लैंड ग्रांट्स बाय प्रभावती गुप्ता। तो प्रभावती गुप्ता वाज डॉटर ऑफ गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त टू 375 कॉमन एरा टू 415 कॉमन एरा। प्रभावती गुप्ता गुप्ता रूलर्स के एक बहुत प्रोमिनेंट और फेमस गुप्ता रूलर हुए चंद्रगुप्त टू, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम बेताल की जो कहानियां हैं वो इन्हीं के बारे में लिखी गई हैं। तो विक्रमादित्य जो हुए थे राजा या सम्राट विक्रमादित्य, इनको चंद्रगुप्त टू के नाम से भी जाना जाता था। इनकी बेटी हुई जिनका नाम था प्रभावती गुप्ता। इनकी शादी की गई वाकटका डायनेस्टी में, और ये जो रूलर थे जिनसे इनकी शादी हुई थी उनका नाम था राजा रुद्रसेन टू। इनके पहले भी एक रुद्रसेन हुए थे, इसलिए किंग रुद्रसेन टू इनका नाम था। दक्कन के इलाके में वाकटका डायनेस्टी जो है रूल किया करती थी। तो चंद्रगुप्त टू, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती को वाकटका डायनेस्टी में इनकी शादी करवा दी और ये दक्कन में रूल किया करते थे। मैप देखिए, ये जो इलाका हमको देखने को मिल रहा है दक्कन में, प्रोमिनेंटली इस इलाके में, कलर चेंज कर देते हैं अच्छे से दिखेगा। ये जो इलाका देखने को मिल रहा है आपको ब्राउन कलर से, इस पूरे इलाके में वाकटका रूल किया करते थे। वाकटका डायनेस्टी का रूल था। प्रभावती गुप्ता की इसी डायनेस्टी के जो राजा थे रुद्रसेन टू, इनके साथ में इनकी शादी की गई थी। अब राजा रुद्रसेन टू की डेथ हो गई कुछ वक्त के बाद में। इनके जो बच्चे थे, जो दो बेटे इनको शायद प्रभावती गुप्ता से हुए थे, दो या तीन बेटे थे, ये इनकी अभी उम्र उतनी ज्यादा थी नहीं। ये कानूनी रूप से उस वक्त की जो मनुस्मृति या बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे उसके हिसाब से ये बालिग नहीं थे, तो वो राजा नहीं बन सकते थे। इसलिए उनके नाम पर फिर प्रभावती गुप्ता ने रूल करना शुरू किया। एंड इन्होंने अपने बेटों के नाम पर या फिर अपने बड़े बेटे के रेजेंट के तौर पर इन्होंने 390 से लेके 410 कॉमन एरा यानी कि लगभग 20 साल तक जो है रूल किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से एक बात समझ में आती है कि अपने एंशिएंट इंडिया में महिला रूलर्स हुई हैं, बाकायदा महिलाओं ने शासन किया है, और 1 साल 2 साल 3 साल ऐसा भी नहीं है, 1 महीना 2 महीना बना दिया, ऐसा नहीं, 20-20 साल तक जो है महिलाओं ने बाकायदा इफेक्टिव रूल भारत में चलाया है। According to Sanskrit legal text, women are not supposed to have independent access to resources like land, but inscriptions indicate that she had access to land which she granted. अब एक तो ये बात कि संस्कृत टेक्स्ट में ये भी अपने को देखने को मिलता है कि जनरली महिलाएं जो है वो राजा नहीं बनती हैं, रूलर के तौर पर जो है रूल नहीं करती। बट प्रभावती गुप्ता एक एक्सेप्शन है। साफ साफ दिख रहा है कि आपका जो इनके राजा जो है किंग रुद्रसेन, जिनसे इनकी शादी हुई थी, रुद्रसेन टू की मृत्यु के बाद में इतना बड़ा अंपायर, इतना बड़ा जो इलाका है, उस पर प्रभावती गुप्ता ने 20 साल तक अपने बेटे के रेजेंट के तौर पर रूल किया, इफेक्टिवली जो है वाकटका किंगडम को अपने हस्बैंड की डेथ के बाद में चलाया। तो एक तो संस्कृत टेक्स्ट में ये बात भी नहीं मिलती कि कहीं पे आपकी जो महिला है वो रूलर बन सकती है, ऐसा कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है। इनफैक्ट महिलाओं को ये बोला जाता है, 3rd चैप्टर में अपन पढ़ेंगे भी, कि उनको जो है घर में ही रहना है, उनकी बाकायदा ड्यूटीज वगैरह बताई गई हैं इस तरीके से। यहाँ पे मगर एक रानी दिख रही है जो बाकायदा 20 साल तक जिसने अपना शासन चलाया। आप संस्कृत टेक्स्ट में एक और इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है, उसमें यह लिखा गया है कि महिलाएं जो हैं इनको रिसोर्सेज वगैरह के ऊपर एक्सेस नहीं होना चाहिए, या इनके पास में लैंड हो गई या इस तरीके के जो दूसरे आपके रिसोर्सेज हैं उसका स्वामित्व महिलाओं के नाम नहीं होना चाहिए। बट फिर यहाँ पे प्रभावती गुप्ता की एक आप कह सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पर निकल कर आती है। इनके जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उससे अपने को पता चलता है कि ना सिर्फ इनके पास एक्सेस टू लैंड था, यानी कि जमीन के ऊपर स्वामित्व था, जमीन के ऊपर इनका अधिकार था, मगर वो उस जमीन को बाकायदा दान भी किया करती थी, उसको बाकायदा जो आपका लैंड ग्रांट है वो किया करती थी। अब यहाँ से कई सारे सवाल उठते हैं। एंशिएंट इंडिया में संस्कृत के जो ये टेक्स्ट हैं, जो धर्म सूत्र हो गए, धर्मशास्त्र हो गए, मनुस्मृति हो गई, इसको सीरियसली लिया जाता था, और लिटरली सीरियसली लिया जाता था, नहीं तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इतनी मजबूत ना होती। अब ऐसे टेक्स्ट में बोला जा रहा है महिला रूल नहीं कर सकती। यहाँ पे एक लेडी है वो बाकायदा 20 साल तक रूल कर रही है और बाकायदा अच्छा रूल कर रही है। उसके बाद में फिर ये बोला जा रहा है कि कोई महिला के पास में जमीन नहीं हो सकती, वो महिला बोल रही है कि जमीन कैसे नहीं हो सकती, मैं तो जमीनों का दान कर रही हूँ। तो यहाँ से सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब यह है कि वो रानी थी।
बहुत सिंपल सी बात है, नियम कानून ये सारी चीजें जो है आए बाएं शाएं जितना भी है जनरली आपके कॉमनर्स के लिए होता है, उन्हीं के ऊपर सही तरह से इंप्लीमेंट करवाया जाता है। अगर कोई आपका राजा है, रानी है या फिर इस तरीके से रूलिंग एलीट का है तो उनके ऊपर इस तरीके के नियम कानून एज इट इज लागू नहीं होते। लागू कौन करवाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी तो वही है, उनके खिलाफ आखिर अल्टीमेटली कौन जाएगा। तो एक तो ये वजह थी कि क्योंकि वो रानी थी तो उसके ऊपर ये सारे के प्रोविजंस एज इट इज जो है लीगल टेक्स के वो लागू नहीं होते थे। और या फिर ये भी हो सकता है कि जो लीगल टेक्स में बातें हैं, हो सकता है ये कठोर नियम ना होकर सिर्फ सलाह है कि आप ऐसे अगर काम करोगे तो ठीक है, बट नहीं भी करोगे वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से अगर आपको कुछ चेंजेस करना पड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मे भी शायद ये सारी चीजें सलाह है और इसलिए पूरे देश में या देश के अलग अलग हिस्सों में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट नहीं होती थी। जो भी बात हो, एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि धर्म सूत्रों में और धर्मशास्त्रों में लिखी गई बातें लेटर एंड स्पिरिट में पत्थर की लकीर की तरह फॉलो नहीं होती थी। आपने को कई सारे जो है एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। प्रभावती गुप्ता उसमें से बड़ा एक शाइनिंग एग्जांपल है। ये बात यहाँ पे क्लियर अपने को समझ में आती। आप प्रभावती गुप्ता के पास जो आपने कहा कि भाई जमीन नहीं होनी चाहिए, तो उनके पास तो भर भर के जमीन थी, रानी थी तो ऑब्वियस सी बात, और इतना बड़ा अंपायर चला रही थी, पूरा का पूरा अंपायर ही उनका था। ना सिर्फ जमीन थी, जमीन का दान किया करती थी और इसके बकायदा इंस्क्रिप्शन अपने पास में मिले हुए हैं। तो इंस्क्रिप्शन अपन लोग पढ़ते हैं और बाकी फिर बातचीत इसके बारे में आगे करेंगे। अब ये जो ब्लॉक है इसका नाम है प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ दानगुना। देखते हैं, दिस इज व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शन। प्रभावती गुप्ता कमांड्स द Gram Kutumbinas, householders, peasants living in the village, Brahmanas and others living in the village of Danguda। तो प्रभावती गुप्ता जो है वो जो आपके एक गांव है उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, ग्राम कुटुंबिनास यानी कि ग्राम में जिनका कुटुंब बना हुआ है, गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जो भी किसान वगैरह हैं वो, और इस गांव में रहने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, गांव का नाम क्या है, दानगुणा। दानगुणा गांव के जितने भी रहने वाले कॉमनर्स हैं जिनको ये ग्राम कुटुंबिनास बोला गया, और जितने भी ब्राह्मण हैं उन सबको एड्रेस करते हुए उनको एक कमांड दे रही है, उनको आदेश दे रही है। बी इट नोन टू यू दैट ऑन द 12th lunar day of bright fortnight of Kartik, we have, in order to increase our religious merit, donated this village with the pouring out of water to Acharya teacher Chanala Swamin। यू शुड ओबे ऑल हिज कमांड्स। तो इसमें अब क्या लिखा हुआ है कि ये जो दानगुना गांव के लोग हैं, जिसमें आपके नॉर्मल हाउस होल्ड पीजेंट्स भी आते हैं और इस गांव में रहने वाले ब्राह्मण भी आते हैं, इन सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि कार्तिक के 12वें दिन, और इनफैक्ट लूनर डे है यानी कि आपके शुक्ल पक्ष की बात हो रही है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हमने अपना जो रिलीजियस मेरिट है यानी कि अपनी जो दान दक्षिणा है, धर्म के जो धर्म से रिलेटेड जो भी काम वगैरह करना है उसको बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा जो दानगुना गांव है, ये एक ब्राह्मण व्यक्ति को जो आचार्य हैं इनको दान कर दिया है। और इनका नाम क्या है, चानला स्वामिन। चानला स्वामिन जो है, इस नाम के आचार्य को हमने ये सारा का सारा गांव जिसका नाम दानगुना है इसको दान कर दिया है। और ये सारे जो दानगुना गांव में रहने वाले लोग हैं इनको हम कमांड कर रहे हैं। वी कन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टिपिकल ऑफ एन अग्रहारा। अब हम जो है इनको ये सारे के कुछ एक्सेप्शंस या कुछ पर्टिकुलर पावर दे रहे हैं जो जनरली एक अग्रहारा को दिया जाता है। अग्रहारा का मतलब क्या होता है, अग्रहारा was land granted to a Brahman who was usually exempted from paying land revenue and other dues to the king and was often given the right to collect these duties from the local people। तो अग्रहारा का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जमीन जो किसी ब्राह्मण को दान में दी गई हो। जनरली इस जमीन के ऊपर कोई लैंड रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट नहीं किया जाता राजा के द्वारा, और कई बार अगर ये जमीन किसी व्यक्ति को दी गई है, अग्रहारा जमीन दी गई है और उसमें कोई गांव पड़ता है, तो उस गांव से जो टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है ये उस ब्राह्मण को मिल जाता है जिसको ये जमीन दान की गई है। तो याद रखिएगा, अग्रहारा का मतलब क्या है, अग्रहारा का मतलब है एक ब्राह्मण को दान में दी गई जमीन, और इस जमीन के ऊपर राजा फिर आपका लैंड रेवेन्यू और बाकी सारी चीजें कलेक्ट नहीं करता। अब उस जमीन पर अगर कोई गांव बसा हुआ है या फिर कहीं पे कोई लोग रहते हैं तो उनसे जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का पावर है वो उस ब्राह्मण को है जिसको अग्रहारा के रूप में जमीन दान में दी गई है। तो प्रभावती गुप्ता बोलती हैं वी कन्फर ऑन हिम द फॉलोइंग एक्सेप्शंस टिपिकल ऑफ एन अग्रहारा, यानी कि एक अग्रहारा जमीन को जो जो एक्सेप्शंस हैं वो सारे के सारे एक्सेप्शंस अब दानगुणा का जो ये इलाका है, जो हमने ये जो आचार्य चांदला स्वामिन है इनको जो दिया है, इस पर भी लागू होता है। दिस विलेज इज नॉट टू बी एंटर्ड बाय सोल्जर्स एंड पुलिसमैन। अब इस गांव में हमारे जो सिपाही और जो पुलिसमैन है वो एंटर नहीं करेंगे। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द ऑब्लिगेशंस टू प्रोवाइड ग्रास, एनिमल हाइड्स एंड सीड्स एंड चारकोल टू टूरिंग रॉयल ऑफिसर्स। अब इस गांव में इसके आसपास से अगर कोई भी रॉयल ऑफिसर निकलता है तो उस वक्त में शायद ये व्यवस्था रही होगी कि गांव के लोगों को उनको अगर कुछ जरूरत का सामान है तो वो देना पड़ेगा। इसमें एक तो ग्रास आ गई, घास हो गई, इसके अलावा कोई एनिमल वगैरह हो, कोई जानवर की खाल वगैरह हो गई, बैठने के लिए सीट्स हो गई, चारकोल वगैरह हो गया, इस तरीके की चीजें गांव से लोग ले लिया करते रहे होंगे आपके जो रॉयल ऑफिसर्स थे। अब यहाँ पे प्रभावती गुप्ता बोल रही हैं कि किसी भी आपके टूरिंग ऑफिसर को इस अग्रहारा गांव से ये सारी चीजें अब ये इस गांव के लोगों को ये सारी चीजें किसी भी रॉयल ऑफिसर को नहीं देना पड़ेंगे, एक्सेप्ट फ्रॉम द रॉयल प्रेरोगेटिव ऑफ परचेसिंग फर्मेंटिंग लिकर्स एंड डिगिंग सॉल्ट।
इसके अलावा यहाँ राजा या राज आज्ञा से जो फर्मेंटिंग लिकर्स वगैरह बनाए जाते थे वो सब अब खरीदने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ ये भी समझ में आता था कि राजा अपनी पॉलिटी को बढ़ाने के लिए अपने द्वारा बाकायदा आदेश दिया करता था कि कई सारी चीजें आपको हमसे खरीदना पड़ेंगी। यहाँ पे फर्मेंटिंग लिकर यानी कि ऐसी शराब जिसमें से बढ़िया स्मेल आती हो, इस तरीके के लिकर आपको जो है खरीदने की जरूरत नहीं है, जो राज आज्ञा से बिकते थे। और साथ ही साथ डिगिंग वगैरह जो करवाई जाती थी राजा के द्वारा, एक इस तरह से कह सकते हैं बिना श्रम के जो लेबर करवाया जाता था, यहाँ पे सॉल्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, यानी कि किसी पहाड़ वगैरह से नमक की खुदाई के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था, वो सब भी अब इन लोगों को करने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंड फ्रॉम द राइट टू माइंस एंड खादीरा ट्रीज, एक्सटेंड फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लाइंग फ्लावर एंड मिल्क। इसके अलावा एक आपको माइंस में काम करना पड़ रहा था, कोई खादीरा ट्रीज वगैरह काट के देना पड़ रही थी। इसके अलावा दूध और बाकी और दूध हो गया या फिर फल फूल हो गया, ये सप्लाई करना पड़ रहे थे, ये सब अब आपको देने की जरूरत नहीं है। टुगेदर विद द हिडन ट्रेजर्स एंड डिपॉजिट्स, together with the right to hidden treasures and deposits and together with major and minor tax। इसके अलावा अगर इस गांव में कहीं पे कोई खजाना निकल कर आ जाता तो उसके ऊपर भी हक जो है राजा का होता था, तो वो हक भी जो है राजा ने छोड़ दिया अगर कल कोई ट्रेजर वगैरह यहाँ से निकल कर आ जाए। और इसके अलावा जो टैक्स कलेक्शन का राइट था वो भी जो है राजा ने छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये जो इतनी सारी बातें पढ़ के अपने को बहुत कुछ जो है पता चलता है। दिस चार्टर हैज बीन रिटन इन द 13th रेगनल ईयर, इट हैज बीन इनग्रेव्ड बाय चक्रदासा। तो अब ये जो चार्टर है ये 13th रेगनल ईयर में, यानी कि जब रूल करते हुए रूलर को 13 साल हो गए, तो अपने रूलिंग के जो 13वें साल में जो है उन्होंने इसको लिखवाया है, और साथ ही साथ इसको लिखने का जो काम किया है वो चक्रदास नाम के किसी व्यक्ति ने किया। अब ये पूरा अपने इंस्क्रिप्शन पढ़ा तो इससे अपने को बहुत सी बातें समझ में आती हैं। पहला तो ये कि राजा जब दान देता था या जमीन का इस तरीके से ग्रांट किया जाता था तो उसमें बहुत सी चीजों का एक्सेप्शन जो है वो जमीन को मिलता था। अगर जमीन ब्राह्मण को दान की जा रही है तो उसे अग्रहारा बोला जा रहा है। जिन चीजों को एक्सटेंड किया गया है इससे अपने को यह पता चलता है कि राजा बेसिकली कितनी चीजें या फिर कोई रूलर जो है किन किन तरीके की चीजें गांव वालों से करवाता था। एक तो ये पता चलता है कि काफी सारे टैक्स वगैरह इनसे इकट्ठा किए जाते थे। दूसरा, इनसे काफी सारे काम करवाए जाते थे बिना उसका जो है मूल्य चुकाए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं बेकार का काम करवाया जाता था, आपको उसका पेमेंट नहीं मिलता था। तीसरा, राजा के आदेश के द्वारा कई सारी चीजें गाँव वालों को खरीदना पड़ती थी। इससे या तो राजा अपने किसी पर्टिकुलर या तो खुद अपना कुछ प्रोडक्शन वगैरह करवा रहा था, वो चीजें बेचकर पैसे कमाया करता था, या फिर अगर कोई मर्चेंट है या कोई गिल्ड है जिसको उसका फेवर प्राप्त है तो उनका बनाया वो सामान वो बिकवा रहा था यहाँ पे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कहीं पे कोई दवा खजाना निकल कर आ जाए किसी गांव में तो उसके ऊपर अधिकार राजा का होता था। तो यहाँ पे अपने को ये पता चल रहा है कि अगर जमीन अग्रहारा में दे दी तो वो राइट भी जो है ये दे दिया करता था। एक और बात कि अगर आपके रॉयल ऑफिसर्स कहीं पर जा रहे हैं और किसी गांव के पास से निकले तो गांव वालों को कुछ चीजें देना पड़ेंगे। देन दूध दही की सप्लाई की जाती थी, ये सारी चीजें। तो ये सब एक्सेप्शंस वगैरह जो है आपने लैंड ग्रांट के साथ में जब वो जमीन पर दावा छोड़ा तो ये सारी चीजें आपने दे दी। एंड ये लैंड ग्रांट लिखा गया है तो इसमें ये सारा का सारा कमांड किनको दिया गया है, गांव के लोगों को। तो जनरली यहां से अपने को ये समझ में आता है प्रभावती गुप्ता के इस पूरे के पूरे ये जो पूरा हम लोगों ने इंस्क्रिप्शन पढ़ा है इसको देखकर ये समझ में आता है कि लैंड ग्रांट जब भी किया जाता था तो राजा अपने बहुत से जो राइट्स हैं उस जमीन के ऊपर से वो फोरगो कर देता था। और जो सारे राइट्स फोरगो किए गए थे उससे अपने को ये समझ में आता है कि उस जमाने में जो आपका पॉलिटी थी वो चलती कैसे थी, राजकाज करा कैसे जाता था, लोगों से किस तरीके के काम करवाए जाते थे, क्या चीजें इनको करना पड़ती थी, क्या ड्यूटीज नहीं, इस तरीके की बातें, क्या चीजें इनको सप्लाई करना पड़ती थी राजा को और उसके ऑफिसर्स को, ये सारी बातें अपने को समझ में आती हैं। एंड लास्टली, जनरली इस तरीके की चीजें जिन लोगों को दान की जाती थी उनको फिर ये सारे अधिकार या राइट्स मिल जाते थे। एंड इसका पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता था, कौन से साल में आपने इशू किया है अपने शासन के वो, और किसने जो है आपके नाम पर ये रिकॉर्ड किया है, सारी बातें बकायदा लिखकर इंस्क्राइब कर रखी जाती थी। तो ये जो है प्रभावती का इंस्क्रिप्शन, इसको पढ़ के अपने को रूरल पॉपुलेशन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत रिच इंफॉर्मेशन जो है अपने को यहाँ पर समझ में आती है एंशिएंट इंडिया के बारे में। क्या पता चलता है कि जो एंशिएंट या रूरल पॉपुलेशन हुआ करती थी, एक तो उसमें ब्राह्मण होते थे, दूसरा उसमें पीजेंट्स होते थे, इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी होते थे जो कई सारी आपकी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड किया करते थे रूलर्स को। और इंस्क्रिप्शन से अपने को यह समझ में आता है कि जब तक वो जमीन अग्रहारा में या दान में नहीं दी गई है तब तक इनको राजा की या और राजाज्ञा मानना पड़ती थी या रॉयल ऑर्डर्स मानना पड़ते थे। उसके जो भी आपके रॉयल ऑफिसर्स थे उनको सर्व करना पड़ता था। और एक बार अगर ये जमीन अग्रहारा के रूप में दे दी गई तो फिर जो आपका नया मालिक बनाया गया, जो नया लॉर्ड बनाया गया है, उसको फिर ये सारी की सारी चीजें या सारे के सारे ड्यूज देना पड़ते थे। ये सारी सर्विसेज अगर वो चाहे तो आपसे करवा सकता था, बाकी टैक्स वगैरह जो भी है आपको उसको पे करना पड़ेगा। ये बात जो है अपने को यहाँ पर समझ में आती है। अब इस तरीके का जो लैंड ग्रांट है जो इतना ज्यादा डिटेल में लिखकर तैयार किया गया है, इस तरीके के लैंड ग्रांट सिर्फ प्रभावती गुप्ता ने किए हो ऐसा भी नहीं। भारत के लगभग हर हिस्से में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हर पार्ट में इस तरीके के लैंड ग्रांट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में इस तरीके के लैंड ग्रांट्स अपने को देखने को मिले। हालांकि रीजनल वेरिएशंस
डिपेंड करता है, रीजनल वेरिएशन जरूर जो है वो निकल कर आते हैं। कई जगहों पर बड़ी साइज की जमीन जो है वो डोनेट की जा रही है, कई जगहों पर जो जमीन का साइज है वो कंपैरेटिवली उतना नहीं है, कई जगहों पे कंटिन्यूएशन में एक लंबा प्लॉट जो है कंटिन्यूएशन में आपको दान दिया गया है, कई जगहों पर पैचेस ऑफ लैंड जो है वो दान दिए गए, कई जगहों पे एक पूरा का पूरा गांव दान दे दिया है, कई जगहों पर गांव का हिस्सा दान दिया गया, कई जगहों पर मंदिर और उसके आसपास की जमीन दान दी गई है। इस तरीके से जो प्लॉट्स हैं और जो किस तरीके से आप जमीन दान की गई है उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। कई जगहों पर कल्टीवेटेड लैंड दान की गई है, कई जगहों पर अनकल्टीवेटेड लैंड या जंगल का इलाका जो है वो भी दान में दे दिया गया। एंड साथ ही साथ जिस व्यक्ति को दान दिया गया है, जो डॉनीज हैं यानी कि जिनको दान दिया गया है, जिनके नाम ये जमीन दी गई है, उनके राइट्स भी कई जगहों पे आपका वेरी करते हैं। जैसे किसी इलाके में आप जो पूरा का पूरा गांव है उसके अगर आप स्वामी बन गए तो आपके पास में दंड देने का अधिकार भी आ जाता था, मगर कई जगहों पर दंड देने का अधिकार जो है वो आपके उस व्यक्ति को नहीं मिलता था जो जिसको जमीन दान की गई है, वो अधिकार तब भी राजा के पास में रहता था। तो इस तरीके से कितने राइट्स आपके उस जमीन के ऊपर रहेंगे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर रहेंगे, इसमें वेरिएशन रीजन टू रीजन में अपने को देखने के लिए मिलते हैं। अब यहां से एक सवाल उठता है कि ये जो पूरा का पूरा खेल हो रहा है कि लैंड ग्रांट की जा रही है, तो ये ग्रांट की ही क्यों जा रही थी, ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। इसका भी अब हम लोग जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक में जिसका नाम है व्हाई लैंड वाज ग्रांटेड। देखते हैं